नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आप सभी को बजट का सार समझाने का वक्त आ गया है। बजट आ गया, लेकिन क्या लाया आप सभी के लिए? जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में अगर सरचार्ज कम हुआ है तो इसका फायदा किसको होगा? अगर आप रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं 2 साल के लिए तो इसका आपके लिए क्या फायदा है और टैक्स डिपार्टमेंट अपना क्या फायदा इसमें देख रही है? दिव्यांगों के लिए क्या टैक्स में छूट सामने आई है? क्रिप्टो पर जो टैक्स की कैंची चला दी गई है उसके मायने क्या है? ये तमाम कुछ ऐसी बारीकियां हैं जो हम बहुत आसान शब्दों में आपको आज के इस शो में समझाने वाले हैं। तो आइए बजट को डिकोड करते हैं और हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा है। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं आज के शो में। गौरी, वेलकम। और बजट का दिन और इनफैक्ट बजट का अगला दिन काफी ज्यादा खास होता है क्योंकि बजट की बहुत छोटी बड़ी बारीकियां हमें समझने को मिलती है जो शायद बजट के दिन उतनी क्लियरली समझ में नहीं आती है। इसलिए अब एक एक करके हम आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो बारीकियां हैं या जो टैक्स में जो कुछ बदलाव हुए हैं, कम हुआ है या कहीं पर टैक्स लगा है, उसका हमारी जिंदगी पर कैसा असर पड़ेगा और कितने हद तक पड़ेगा। सबसे पहला मैं आपसे जो बदलाव समझना और जानना चाहती हूं वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को लेकर। हालांकि हर बजट में ये तो राहत क्या कहें, हर बार ये हम एक्सपेक्ट करते हैं या बार बार ये मांग उठ रही थी कि आप एलटीसीजी हटा ही दीजिए। हालांकि एलटीसीजी हटा तो नहीं, लेकिन हाँ, उस पर सरचार्ज जरूर कम हुआ है। लेकिन अब सरचार्ज भी कम हुआ है तो किन लोगों को इसका फायदा होगा ये समझना जरूरी है। तो पहले आप मुझे थोड़ा सा एक क्लियरली बताइए कि एलटीसीजी को लेकर जो बजट में इस बार ऐलान हुआ है वो है क्या? सबसे पहले तो 2 टाइप के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं। एक तो इक्विटी रिलेटेड होता है और एक नॉन इक्विटी, यानी कि प्रॉपर्टी हो गया, गोल्ड हो गया, या ऐसी जो भी चीजें हैं जो नॉन इक्विटी, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो इसमें बेसिकली क्या था कि जो इक्विटी शेयर्स हैं, जो उनके ऊपर 37% उस पे कैप लगी हुई थी 15% की, और जो बाकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है उनमें हाईएस्ट सरचार्ज जाता था 37%। तो थोड़ा सा दिक्कत थी, दोनों में डिफरेंसेस थे, इसलिए सरकार ने मैक्सिमम 37 को हटा के मैक्सिमम कैप लगा दी 15% की। हालांकि मैं आपको बता दूं, जो सरचार्ज होता है, सरचार्ज हर एक के ऊपर नहीं लगता। सरचार्ज सिर्फ उनके ऊपर लगता है जिनकी कमाई बहुत ज्यादा है। 50 लाख के ऊपर की कमाई के ऊपर ही सरचार्ज लगता है, उससे नीचे वालों का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा लोगों को इसका फायदा होगा। हालांकि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का रेट कम किया होता या इक्विटी में कोई राहत दी होती, जैसे 1 लाख तक एग्जेम्पशन मिलती है, उसमें कुछ चेंज किया होता तो सबको फायदा होता। बट सरचार्ज का फायदा सबको नहीं होगा, सिर्फ उन लोगों को होगा जो ऑलरेडी बहुत हाई ब्रैकेट में आते हैं। ओके, तो जो बहुत ही हाई ब्रैकेट में आते हैं उन्हीं को सरचार्ज कम होने का फायदा होगा, मतलब जो 15% पर जिसका कैप लगा दिया गया है। एक बार फिर से थोड़ा क्लैरिटी के लिए, कहां पर इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा देखा जाएगा गौरी, ये जरा बताइए। देखिए, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट तो इसका उन्हीं लोगों पे होगा जो 50 लाख के ऊपर की कैटेगरी है। उसके जो नीचे कैटेगरी है उनके ऊपर इम्पैक्ट नहीं होगा, या जिनका कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ही नहीं। जरूरी नहीं है कि हर साल आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो। तो जिस साल आपका कैपिटल गेन है ही नहीं लॉन्ग टर्म, तो उसके ऊपर आपका कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो जैसे मैंने बताया, बहुत कम लोग हैं जिनको इनका इस चीज का फायदा होगा। तो कह सकते हैं जिनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है और जो बहुत अमीर भी हैं। और कहां से गेन हो तब जाकर आप इस 15% सरचार्ज जो लिमिट हुआ है उसका फायदा उठा सकते हैं, जो आपने शुरुआत में मेंशन किया था। देखिए, इसमें कवर किया है सारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। तो आपको इक्विटी से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, लिस्टेड शेयर से हुआ है, अनलिस्टेड शेयर से हुआ है, या कोई भी और किस्म का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। इसमें प्रॉपर्टी और आपकी जितनी गोल्ड बेचा आपने, कोई डेट इंस्ट्रूमेंट बेचा, जो भी बेचा, जहां पे भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, वो सारा का सारा इसमें कवर हो जाएगा। और आपका जो मैक्सिमम सरचार्ज है उसका रेट 15% ही लगेगा, क्योंकि 37% वैसे भी मेरे हिसाब से रेट सरचार्ज का बहुत ज्यादा है। हालांकि सरचार्ज का टैक्स के ऊपर लगता है तो बहुत ज्यादा उसका इफेक्ट नहीं आता, बट एज सच अगर आप रेट देखेंगे तो 37% काफी ज्यादा है।
ओके, तो ये तो एलटीसीजी पर बात हुई कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को लेकर बजट में क्या ऐलान किया गया। अब एक और जो ऐलान है जिस पर जो खास तौर पर टैक्स पेयर है वो थोड़ा सा शायद राहत महसूस करे, या फिर जो उसके साथ कंडीशंस लगा दी गई हैं उससे उनको आफत होगी, ये समझना और समझाना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। जब हम आईटीआर भरते हैं कई बार हमसे कई गलतियां हो जाती हैं, कई इन्फॉर्मेशन छूट जाती है। ये तो हमने इस पर कई सारे शोज किए हैं गौरी आपके साथ। लेकिन अब सरकार ने बोला है कि अगर आपको अपना आईटीआर अपडेट करना है तो हम आपको 2 साल का वक्त देते हैं, विद इन असेसमेंट ईयर आपको वो पूरा करना होगा। अब इस 2 साल तक अगर आप कुछ अपने इंफॉर्मेशन उसमें अपडेट भी करते हैं, उस पर फिर आपको एडिशनल टैक्स भी देना पड़ सकता है, या जो आप बकाया लिखेंगे उस पर आपको ड्यू इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो ये फायदे का सौदा है, या फिर समय पर ही आप भर दें और बिना किसी गलती के भर दें, वो ज्यादा फायदा है किसी टैक्स पेयर के लिए? ये, समय पे भरेंगे रिटर्न तो ही फायदा है, क्योंकि जैसा आपने बताया कि इसके ऊपर आपका एडिशनल टैक्स भी लगेगा। हालांकि मैं पहले प्रोविजन बता देती हूँ। तो बेसिकली प्रोविजन ये है कि आपका असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद 24 महीने के अंदर अंदर आप अपनी रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं। इसमें अपडेट का मतलब है, अगर आपने रिटर्न पहले नहीं भी भरी है तो आप उसको भर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें एक क्लॉज ये है, वो ये कहता है कि आप जब इस रिटर्न को अपडेट करेंगे तो अगर आपने कोई टैक्स पे नहीं किया है तो ये रिटर्न आपकी डिफेक्टिव हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई टैक्स नहीं पे किया, यानी कि अगर सपोज आपकी इनकम बिलो दी टैक्सेबल लिमिट है, आपका कोई टैक्स नहीं बन रहा, तो आप इस रिटर्न को भर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले तो जिन लोगों का टैक्स नहीं बन रहा वो तो डेफिनेटली टाइमली रिटर्न भरे तो ही फायदा है, वो तो इस क्लॉज का फायदा उठा ही नहीं सकते। अब बात करते हैं जिनका टैक्स बन रहा है। तो जिनका टैक्स बन रहा है वो पहले तो अपना टैक्स कम नहीं कर सकते। वो अगर उनका लॉस है तो वो ये रिटर्न नहीं भर सकते। अगर उनका कोई रिफंड आना है तो उस रिफंड को बढ़ा नहीं सकते। तो सिर्फ कौन ये रिटर्न को अपडेट कर सकता है? जिससे कोई इनकम छूट गई है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स बनता था जो उन्होंने नहीं पे किया। तो इस रिटर्न में अपडेट करके आप उस टैक्स को जमा करा देंगे। अब जब आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो उस पर इंटरेस्ट भी लगेगा, और अगर आप विद इन 12 मंथ्स करते हैं तो 25% का एडिशनल टैक्स लगेगा, और अगर आप 12 मंथ्स के बाद और 24 मंथ से पहले करते हैं तो 50% का टैक्स लगेगा। तो ये अमाउंट काफी ज्यादा बन जाएगा। हालांकि हाँ, डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी आपको मिली है अगर आपसे कोई गलती से कोई इन्फॉर्मेशन रह गई है, और मुझे लगता है स्पेशली ये आया है क्योंकि अब एआईएस आ चुका है, तो कई लोग अब लोग देख रहे हैं कि एआईएस में ये जानकारी थी जो हमसे मिस हो गई है। तो उस वजह से शायद ये प्रोविजन लेके आए हैं कि अगर आपसे कोई जानकारी मिस हो गई है, उस पर टैक्स बनता था, तो आप उसको पे कर दीजिए। हालांकि मुझे नहीं लगता कि टैक्स पेयर्स के लिए ये बहुत ज्यादा कोई बेनिफिशियल प्रोविजन है। यहाँ पे जैसे भी देखें तो बेनिफिट तो सरकार का ही है, और जिस तरह से न्यू रिजीम लेके आए थे तो ज्यादा लोगों ने ऑप्ट नहीं किया। मुझे लगता है इसमें भी बहुत ज्यादा लोग नहीं जाएंगे अनटिल अनलेस बहुत मेजर आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गई है और आप इन क्लॉजेज में फॉल नहीं करते हैं, तो ये आप इसको अपडेट कर पाएंगे। अदरवाइज ये सबके लिए नहीं है स्कीम। गौरी, एक बात बताइए, जब भी टैक्स में कोई जानकारी छूट जाती थी गलती से, या फिर आपको मालूम ही नहीं था कि हाँ आपको ये जानकारी देनी थी, सबसे बड़ा डर होता है कि हमारे घर पे नोटिस ना आ जाए। तो क्या ये कदम उठाने से, अगर 2 साल का एक विंडो मिला है कि हाँ आप अपना रिटर्न अपडेट कर सकते हैं, कोई गलती सुधार सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, नोटिस आने का एक डर खत्म हो जाएगा? ये नोटिस आने का डर तो खत्म नहीं कह सकते, क्योंकि पहले तो आपके पास बहुत सारी चीजों में तो आप आउट हो जाते हैं अपडेटेड रिटर्न से। दूसरा, जैसे आपने अपनी रिटर्न भर दी, अब आप जैसे एक आम आदमी अपनी रिटर्न भरता है तो बार बार उसको स्क्रूटनाइज नहीं करता। हाँ, अगर बाय चांस उसके सामने कोई इन्फॉर्मेशन आ जाती है और उसको लगता है कि मेरे से ये इन्फॉर्मेशन छूट गई है, तो वो उसको अपडेट करेगा। बट अगर कोई जान के ही छुपा रहा है या वो एक्चुअल में भूल गया है, तो उसको वो रियलाइज करने में भी इतना समय लग जाएगा कि मेरे से वो छूट गया है। यूजुअली लोग अपनी गलती तब रियलाइज करते हैं जब उनको नोटिस आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप कहें कि आपको नोटिस ही नहीं आएगा। तो डेफिनेटली टाइम से रिटर्न भरना, 26 एएस से मैच करके भरना, एआईएस से मैच करके भरना, सारी जानकारी सही देना अभी भी उतना ही जरूरी है। एक
छोटा सा रिलीफ शायद आप कह सकते हैं कि आपको मिल गया है, 24 महीने का विंडो मिल गया है, उसमें अगर आप रियलाइज कर लेते हैं कि आपसे कुछ भूल चूक हुई है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी सारी गलतियां आप नहीं दिखा सकते। आप सिर्फ वही गलतियां दिखा सकते हैं जिसमें आपका टैक्स बनता है, और उसके ऊपर आपको टैक्स ऑन टैक्स भी देना है और इंटरेस्ट भी देना है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा प्रोविजन आ गया है जो टैक्स पेयर्स के लिए बहुत फायदेमंद है, ऐसा कुछ नहीं है। तो टाइमली रिटर्न भरना बहुत ज़रूरी है। अपना जो आपकी लिमिट होती है, यूजुअली 31 जुलाई की ड्यू डेट होती है, एक्सटेंड हो जाती है, तो वो एक्सटेंडेड ड्यू डेट तक रिटर्न को प्रॉपर्ली ही भर के चलें, तो ही आपका फ़ायदा है। बिल्कुल। अब अगले बड़े ऐलान का रुख कर लेते हैं, और जिनके पास क्रिप्टो है, जो क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, वो तो उनको मालूम ही चल गया होगा कि अब आपको 30% टैक्स देना होगा। तो मुझे ये बात समझाइए, क्रिप्टो पर 30% का टैक्स, इसके क्या मायने हैं? क्योंकि सरकार ने इसको मान्य तो किया नहीं है, लेकिन हाँ, इसको टैक्स के दायरे में भी लाया है, तो इसको किस तरह से समझे? जैसे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा स्पीच, उन्होंने कहा कि जब तक रेगुलेशन नहीं आती, बिल नहीं आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो लोग कमा रहे हैं उनको छोड़ दूं, उन पे टैक्स ना लगाऊं। तो इसलिए टैक्स लगाना उनके लिए बहुत जरूरी था। और 30% का टैक्स उन्होंने शायद इसलिए लगाया है क्योंकि जो कैजुअल इनकम होती है, जैसे आपकी लॉटरी इनकम हुई, या किसी ऑनलाइन गेमिंग से आपने जीता, या जैसे किसी टीवी शो से आपने पैसा जीता, ये सारी जितनी इनकम होती हैं ये हाईएस्ट टैक्स पे ही टैक्सेबल होती हैं, यानी कि 30%। तो क्रिप्टो करेंसी को भी, हालांकि वो करेंसी वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, बट हम तो क्रिप्टो करेंसी ही बोलते हैं, तो हम क्रिप्टो करेंसी ही बोल रहे हैं। तो क्रिप्टो करेंसी पे भी उन्होंने सेम 30% का रेट रखा है, हाईएस्ट, क्योंकि इसमें ये आपका कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि ये बेसिकली आपकी कैजुअल इनकम है, इसमें आपने कोई अपना दिमाग नहीं लगाया है, आपने कुछ इसमें सेटअप नहीं किया है, ये आपकी कोई नौकरी नहीं है, और ये थोड़ा सा हटके इनकम है, आपकी साइड इनकम है, इसलिए हम इस पे 30% टैक्स लगाएंगे। हालांकि मुझे लगता है कि 30% थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन उम्मीद पूरी यही थी कि अगर ये लोग बिल लेके आएंगे या क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स लगाएंगे तो इस पे 30% का ही टैक्स लगाएंगे। और आज रेवेन्यू सेक्रेटरी ने भी बोला है कि अब जो रिटर्न्स आपकी रिलीज होंगी, इस साल की जो रिटर्न्स रिलीज होंगी, उसमें क्रिप्टो करेंसी के लिए अलग से कॉलम दिया जाएगा, जिसमें आप इजीली क्रिप्टो करेंसी से हुई इनकम दिखा सकते हैं। जो अभी तक बहुत लोगों को ये परेशानी थी कि हम गेन तो हो गया, हम टैक्स देना भी चाहते हैं, लेकिन कहाँ दिखाएं रिटर्न में, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उनके लिए अब आसानी होगी, रिटर्न ऐसी ही निकल के आएगी जिसमें आपको क्रिप्टो करेंसी का अलग से कॉलम मिलेगा, और उसमें आप चाहे वो किसी भी नाम से हो, वर्चुअल डिजिटल एसेट के नाम से होगा शायद, तो उस नाम से वहां पे आप अपनी इनकम दिखा के 30% का टैक्स भर सकते हैं। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं गौरी, डिजिटल करेंसी के हर ट्रांजैक्शन पर 1% टीडीएस भी कटेगा, ये क्या मामला है? टीडीएस कटेगा, डेफिनेटली टीडीएस 1% का कटेगा। अगर स्पेसिफाइड पर्सन है तो 50,000 के ऊपर कटेगा, और अगर नॉन स्पेसिफाइड पर्सन है तो 10,000 के ऊपर कटेगा। देखिए, जहाँ पे समझने की बात ये है कि मैंने कई जगह सुना कि 30% प्लस 1%, लोग समझ रहे हैं 31% का टैक्स लग गया। ऐसा नहीं है। 1% का टीडीएस कटेगा का मतलब है कि आपका जो टैक्स बनता था उसमें से 1% ऑलरेडी कट गया। अब आपकी वो 26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट करेगा, आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं। तो आपको जो बैलेंस है उसका 29% ही आपको सरकार को जमा कराना होगा, प्लस ऑफ कोर्स एजुकेशन सेस एंड सरचार्ज इफ एप्लीकेबल। तो ऐसा नहीं कि 31% का टैक्स है। टैक्स तो 30% का ही है, जिसमें से 1% आपका टीडीएस से कट जाएगा, यानी कि जो भी सेल कर रहा है, जो भी पैसा दे रहा है, वो पहले से 1% का टैक्स काट लेगा और आपके 26 एएस में उसको रिफ्लेक्ट करेगा। इनफैक्ट आप ये कहिए कि 1% काटेगा टीडीएस का, तो जितना भी बैलेंस टैक्स बनेगा उसके ऊपर, एग्जैक्टली कैलकुलेशन 29% नहीं बैठेगी, बट जितना भी टैक्स बनेगा वो आपको बैलेंस पे करना होगा। हो सकता है वो काफी कम अमाउंट भी हो, तो टैक्स तो आपकी पर 30% का ही है। ठीक है। अब जाते जाते आपसे दो और जो राहत है उस पर बात करना चाह रही हूँ। एक तो दिव्यांगों के लिए एक टैक्स बेनिफिट दिया गया है, क्विकली वो आपसे उसके मायने समझते हैं, और एनपीएस पर जो टैक्स छूट दी गई है वो किन के लिए है? देखिए, जो सेक्शन 80 डीडी है, उसमें बेसिकली आपको डिडक्शन मिलती है प्रीमियम की, जिसमें आप अगर किसी डिसेबल्ड डिपेंडेंट के लिए पॉलिसी ले रहे हैं तो आपको उसमें डिडक्शन मिलेगी।
तो पहले क्या होता था कि ये पॉलिसी का बेनिफिट तब मिलता था जब आप ऐसी पॉलिसी लेते थे जिसमें जो पॉलिसी ले रहा है उसकी डेथ होने के बाद डिसेबल्ड को एन्युटी या लमसम मिले, तो आपको डिडक्शन मिलती थी। अब ऐसा कर दिया है कि अगर उनके जीते जी, यानी कि जब वो 60 क्रॉस कर जाते हैं उसके बाद भी अगर आपको एन्युटी या लमसम पैसा मिल रहा है तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो ये एक अच्छा सेक्शन है, मुझे लगता है इससे जितने लोग ये पॉलिसी लेते हैं उनके लिए थोड़ा सा उनको थोड़ी राहत मिलेगी, वो एक अच्छा वेलकम स्टेप है। दूसरा आपने बात की एनपीएस की, तो देखिए एनपीएस में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो हैं उनका जो एनपीएस था एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वो 14% तक एग्जेम्प्ट होता था। जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनका 10% ही एग्जेम्प्ट होता था। तो यहाँ पे थोड़ा सा पैरिटी नहीं थी, उसको एट पार लाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को भी जो स्टेट एनपीएस डिडक्शन कर रही है, एनपीएस कंट्रीब्यूशन कर रही है, वो 14% तक एग्जेम्प्ट कर दी जाएगी। तो डेफिनेटली 4% का उनको बेनिफिट होगा। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एट पार आ गए हैं एज फार एज एनपीएस इज कंसर्न्ड। तो मुझे लगता है ये भी अच्छा कदम है। आपने जो 2 सवाल एंड में पूछे ये दोनों ही मुझे पर्सनली काफी अच्छे लगे। जी, तो टैक्स से जुड़े हुए कुछ बड़े ऐलान और उनको हमने बहुत आसान भाषा में समझा। गौरी, हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए आपका बहुत धन्यवाद हम करते हैं। म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए एक जरूरी खबर, इंटरनेशनल निवेश को लेकर कुछ नियम बदले हैं, नया नियम सामने आया है। अब इससे मौजूदा निवेश पर क्या असर पड़ेगा, नए निवेश पर क्या असर होगा, किन फंड्स पर असर होगा, इस खबर के मायने क्या है आपके लिए, जरा समझते हैं। फिनफिक्स की फाउंडर प्रबलीन बाजपेयी हमारे साथ है। प्रबलीन, आपका बहुत स्वागत करते हैं। और बेहद एक कह सकते हैं कि खलबली सी मच गई जब इंटरनेशनल निवेश को लेकर नए नियम की यहाँ पर बात सामने आई थी। जरा आपसे समझना चाहेंगे सबसे पहले ये खबर क्या है। नमस्कार स्वाति। बिल्कुल थोड़ी सी खलबली मची है बिकॉज कुछ लास्ट के हमने डेज में देखा है कि अलग अलग फंड हाउसेस ने अपने वो जारी किया है कि हम फ्रेश एसआईपीज नहीं अलाउ करेंगे और हम लमसम परचेजेस नहीं लेंगे। ये ब्रॉडली समझा जाए स्वाति तो क्या है कि जो सेबी है एंड एज पर आरबीआई जो एक लिमिट सेट करती है, सेबी एंड आरबीआई मिलके अगर हम माने तो म्यूचुअल फंड्स को ओवरऑल इंडिया के बाहर ये कितना पैसा लगा सकते हैं इसकी एक लिमिट डिफाइन की गई है। और ये लिमिट डिफाइन की गई है 7 बिलियन यूएस डॉलर्स जो आज की तारीख में है। ये लिमिट 2008 से सेम है, यानी कि 2008 से ये पिछले 14 साल में लिमिट नहीं बदली है। एंड ओवर दीज 14 इयर्स क्या हुआ है कि इंडस्ट्री का साइज बहुत बड़ा है, ऑफ कोर्स ओवरऑल इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का। एंड स्वाति अगर हम गौर दें तो ग्लोबल फंड्स इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग में पिछले 1.5-2 साल में बहुत ज्यादा रुचि देखी गई है। सो काफी पैसा आया है। तो अब जो म्यूचुअल फंड्स हैं ओवरऑल एएमसीज हैं इस लिमिट को ब्रीच करने की कगार पे हैं, ये क्रॉस होने की लिमिट पे है लिमिट बेसिकली। इसीलिए एम्फी ने, सेबी ने इस टाइम पे ये बताया है, जो एक डायरेक्शंस दिए हैं फंड हाउसेस को कि आप फ्रेश एसआईपीज और फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स ना लीजिए अभी के लिए। तो एक टेम्पररी सस्पेंशन है बेसिकली ग्लोबल फंड्स में। बिल्कुल, तो हमने अच्छे से खबर समझ ली कि दरअसल ये पूरी खबर के मायने क्या है। लेकिन अभी जिनकी मौजूदा एसआईपी चल रही है, एक तो पहले कौन से फंड्स हैं जिन पर इसका असर नहीं पड़ेगा, ये आपसे मैं समझना चाहती हूँ। फिर जो निवेशक है उनको क्यों घबराने की जरूरत नहीं, उन्हें करना क्या है अभी। जी स्वाति, मैं थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 2007 तक ये लिमिट करीबन 5 बिलियन थी, 5 बिलियन यूएस डॉलर्स थी। फिर 2008 में ये लिमिट 7 बिलियन पे की गई। और अगर आप तब के इंडस्ट्री साइज के हिसाब से देखें तो ये एक काफी बड़ा फिगर है बेसिकली। आज के लिए ये हमें कम लग रहा है, पर अगर आप 14 साल पीछे जाएं तो यानी कि उस टाइम पे सेबी एंड आरबीआई ने एक काफी बड़ा अमाउंट इंडस्ट्री को मैंडेट कर रखा था कि आप बाहर पैसा लगा सकते हैं। सो सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि इन्वेस्टर्स को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के दौर को देखते हुए जब हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स डबल हैं और इंडस्ट्री का साइज इतनी गुना बढ़ चुका है, डेफिनेटली इस पे कोई ना कोई जल्दी ही मेरे ख्याल से रूलिंग आ जाएगी जहां पे आरबीआई अलाउ कर देगा और इस लिमिट को एक्सटेंड किया जाएगा। अब जो म्यूचुअल फंड्स हैं ये 2 तरीके के हैं। एक है कि ये बाहर पैसा लगा रहे हैं विद इन म्यूचुअल फंड्स या खुद से मैनेज करते हैं स्वाति।
तो वहां पे जो लिमिट है वो थोड़ी सी ब्रीच होने की कगार पे है। बट अगर किसी म्यूचुअल फंड ने बाहर के ईटीएफ में पैसा लगाया है, तो वहां वाले फंड्स पे कोई असर नहीं आ रहा है। और एक जो तीसरी कैटेगरी है वो है जहां पे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी म्यूचुअल फंड हाउस कर रहा है और थोड़ी बाहर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। उसमें पराग पारिक को छोड़ के बाकी फंड हाउसेस ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, इनफ्लोस को जारी रखा है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन है कि वो पैसा इंडिया में एलोकेट कर सकते हैं। जो पराग पारिक है, ये स्पेसिफिकली फंड एक तो बहुत फेमस है अपनी ग्लोबल इन्वेस्टिंग के लिए, और उनका फंड साइज एज इट इज बड़ा है, इसलिए उन लोगों ने भी टेम्पररी सस्पेंशन किया है। पर अगर हम ग्लोबल फंड्स में देखें, तो अगर हम कोटक का नास्डैक 100 देखें, उस पे स्टॉप नहीं हुआ है, क्योंकि उसका अंडरलाइंग जो फंड है वो आई शेयर्स का ईटीएफ है, तो उस पे कोई रोक नहीं है। कुछ और फंड्स हैं जैसे आईसीआई प्रूडेंशियल का एक पैसिव मल्टी एसेट एफओएफ है, वहां पे भी स्वाति जो इंटरनेशनल फंड्स का पैसा है वो थ्रू ईटीएफ है, जो ग्लोबल ईटीएफ हैं, इसलिए वहां पे भी कोई इस चीज का असर नहीं है अभी के लिए। बिल्कुल। अब जो अभी जो निवेशक हैं, अब इस खबर के बाद आपको लगता है कुछ स्ट्रैटेजी में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है? अगर कोई एक अपना इंटरनेशनल पोर्टफोलियो अपना बनाना चाहता है, उनको कुछ अलग करने की ज़रूरत है। बेसिकली अभी कुछ बदलाव पोर्टफोलियो में करने की आप सलाह देंगी? नहीं स्वाति, बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल से थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को शायद एकदम से जो ऑनगोइंग एसआईपीज है वो मेजॉरिटी फंड हाउस में जाएंगी। मेराई के इन्वेस्टर्स को थोड़ा गौर देने की जरूरत है कि जो ऑनगोइंग रजिस्टर्ड एसआईपीज हैं वो भी मेराई एसेट ने इस टाइम के लिए सस्पेंड की है, यानी कि वो अपने बैंक में रिफंड देख सकते हैं जो उनकी फरवरी में एसआईपीज कटेंगी, उसका जो भी ग्लोबल फंड्स में जा रही है। उसके अलावा स्वाति, एक तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स की एटलीस्ट एसआईपीज पे या फिर एसटीपी पे कोई असर नहीं है। इसके अलावा कोई किसी भी तरह का कोई असर नहीं है अगर हम अपना पैसा निकालना चाहते हैं रिडेम्पशंस पे या एसडब्ल्यूपी पे। सो मेरे ख्याल से इस टाइम के लिए ये जरूरी है कि इन्वेस्टर्स अगर बाहर पैसा लगाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से 2 से 3 हफ्ते का पीरियड वैसे भी वेट करना चाहिए, बिकॉज आई थिंक ये डेफिनेटली रिवाइज होगी लिमिट। और अगर उससे पहले कोई पैसा लगाना चाहता है तो लेट्स से अगर नास्डैक 100 में ही लगाना था तो हमारे पास दूसरे फंड हाउसेस के ऑप्शंस बंद हुए, तो यहाँ पे एक ऑप्शन खुला है। डीएसपी का ग्लोबल इनोवेशन फंड है, उसका ऑप्शन खुला है। पर ब्रॉडली मैं बोलूंगी कि एक तो पैनिक ना करें, एंड आई फील इतनी जल्दबाजी में अपनी स्ट्रैटेजी को भी ना बदले, थोड़ा सा वेट करें इन्वेस्टर्स। बिल्कुल, मैं आपसे यही समझना चाह रही थी, किसी को अभी इंटरनेशनल निवेश करना ही है तो उनके पास रास्ते कौन से बचे हैं? उनके पास काफी ऑप्शंस बचते हैं स्वाति। एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे कोटक का मैंने एग्जांपल दिया, डीएसपी के नए एनएफओ का एग्जांपल दिया, इस टाइप के फंड्स और भी कुछ हैं जहां पे ग्लोबल इन्वेस्टिंग अभी भी ओपन है। इसके अलावा काफी जो फंड्स हैं जो इंडिया और यूएस दोनों में पैसा लगाते हैं या थोड़ा एलोकेशन बाहर लेते हैं, उनमें जरूर पैसा डिप्लॉय कर सकते हैं। पर क्या है कि अभी वो पैसा उनका डिप्लॉय मोस्टली इंडिया में ही होगा, बाहर नहीं होगा पैसा। तो एक ही म्यूचुअल फंड रूट हो गया ओपन स्कीम्स के थ्रू, और दूसरा डायरेक्ट इन्वेस्टिंग का ऑप्शन तो खुला ही है जो एलआरएस के अंडर आता है, यानी कि डायरेक्ट एप्स या डायरेक्ट ब्रोकरेज हाउसेस के थ्रू जो वो अपना पैसा डायरेक्ट इक्विटी में बाहर लगाएं, तो वो उनकी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंदर गिना जाता है। वो क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में नहीं आता है स्वाति, तो वहां पे कोई रोक नहीं है। बट आई विल स्टिल रीइटरेट कि आई फील इन्वेस्टर्स को यहाँ पे थोड़ा सा इस टाइम पे एकदम हेस्टी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, एंड आई फील अपनी रिस्क एपेटाइट और ओवरऑल पोर्टफोलियो के हिसाब से थोड़ा वेट करके फिर ही एलोकेशन करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रबलीन, आप हमारे साथ शामिल हुई और म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई इस बड़ी खबर के मायने आपने और बारीकियां आपने हमारे तमाम दर्शकों को बताई, उसके लिए धन्यवाद।